हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण वर्मा। स्वागत करती हूँ आपका कैरियर प्लानिंग के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो पिछली कक्षाओं में हमने विकास की कक्षाएं की थी। विकास की कक्षाओं में प्याजे, कोहलबर और वाइगोत्स्की ये हमने छोड़ दिया था, क्योंकि ये हम आगे जाकर करेंगे अलग टॉपिक में। ठीक है, तो उसकी हम अलग से नई क्लास करेंगे, वाइगोत्स्की, कोहलबर और प्याजे की। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। क्या होती है हेरिडिटी और क्या होता है एनवायरनमेंट? हेरिडिटी का मतलब होता है कि माता पिता से जो गुण और विशेषताएं संतान के अंदर ट्रांसफर होती हैं, चाहे वो दादा दादी से, परदादा परदादी से, माता पिता से और अदर जो भी ट्रांसफर होते हैं गुण विशेषताएं, तो संतान के अंदर, तो उसको क्या कहेंगे? हेरिडिटी, यानी कि वंशानुक्रम। उसके लिए एक स्टेटमेंट दी है, किसने दी है? जेम्स ट्रेवर ने। उसने क्या बोला है? माता पिता से गुणों व विशेषताओं का हस्तांतरण हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है। यानी कि माता पिता से जो भी गुण है, जो भी विशेषताएं हैं बच्चे के अंदर ट्रांसफर होती हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी कि जेम्स ट्रेवर, ये पीछे जो एसएट की परीक्षाएं हैं उसे पूछा गया था, ये ऐसे कैसे स्टेटमेंट उठा लेंगे और बोल देंगे ये किसके द्वारा बोली गई है। तो माता पिता से जो विशेषताएं और गुण हस्तांतरण से आप इसको याद रख सकते हैं कि ड्राइवर ड्राइवर क्या करता है कि एक जगह से सवारी को लेकर दूसरी जगह पर उतारता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, तो ऐसे ही ये माता पिता से गुण लगा लो या फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों का हस्तांतरण करता है। ओके, जेम्स ड्रेवर। तो इससे ड्रेवर से आपको ये बात याद हो जाएगी। फिर हम करेंगे वातावरण। वातावरण क्या होता है? हेरिडिटी के अलावा जितने भी कारक हैं अपने समाज में, पर्यावरण में, हेरिडिटी के अलावा जितने भी कारक हैं वो बच्चे को प्रभावित करें। जितने भी कारक हो, चाहे वो सामाजिक कारक, चाहे वो अजैविक तत्व हो, जैसे एयर, सनलाइट वगैरह, या फिर सामाजिक वातावरण हो, लोग कैसे प्रभावित करते हैं, देश कैसे प्रभावित करता है, या एजुकेशनल फैक्टर हो, टीचर कैसे प्रभावित करेगा बच्चे को, या फिर उसके साथी संबंधी कैसे प्रभावित करेंगे। तो जितने भी अदर कारक है वो वातावरण में आएंगे। जितने भी अदर कारक जो बच्चे को प्रभावित करते हैं वो क्या होंगे? वातावरण कहलाएगा। ठीक है, वातावरण के अंदर एक स्टेटमेंट दी थी वुडवर्थ ने, उसको हम देख लेते हैं एक बार। वह सभी तत्व वातावरण के अंतर्गत आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के बाद से प्रभावित किया है। व्यक्ति का जो जीवन है, गर्भ में उसका अस्तित्व जब से बना है, वहां से लेकर उसकी जब तक मृत्यु हो जाती तब तक जो एनवायरमेंट के कारक है वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो भी कारक है उसके सराउंडिंग जो भी प्रभावित करेंगे, चाहे बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, या फिर कोग्निटिव, अफेक्टिव डोमेन, जो भी बच्चे को प्रभावित करेगा वो क्या है? एनवायरमेंट है। तो इस स्टेटमेंट को याद कैसे रखें? वुडवर्थ की डेफिनेशन को, वह सभी तत्व, सारे के सारे तत्व जो बच्चे को या फिर व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित करते हैं। इसको याद करने के लिए हम देखेंगे वुडवर्थ। वुड का मतलब रख लिया आप गुड, वर्थ का मतलब रख लेना ये अर्थ। वातावरण जो है उसके अंदर एक गुड अर्थ है। गुड अर्थ क्या है? जीवन आरंभ। जब से जीवन आरंभ होता है वो अच्छी बात है कि किसी का जीवन आरंभ हुआ है, मनुष्य का जन्म हुआ है, तो क्या है? अपने आप में गुड अर्थ है। तो इसको हम याद रखेंगे, गुड अर्थ, यानी कि वुडवर्थ में। ठीक है, जीवन आरंभ, ये आप की पॉइंट याद रख लेना। और जो विकास के अंदर हमने एक स्टेटमेंट की थी, ये एस्टेट के अंदर एडिटीज पूछी जाती है कि जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। प्रश्न क्या देगा? मानव के विकास को क्या प्रभावित करेगा? केवल वातावरण, केवल वंशानुक्रम, या फिर दोनों का प्रोडक्ट, या फिर दोनों का योग? तो ऑप्शन, तो आंसर क्या आएगा? दोनों का प्रोडक्ट। दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, ये किसने बोला था? वुडवर्थ ने। ये भी वुडवर्थ ने डेफिनेशन दी थी और ये भी वुडवर्थ की स्टेटमेंट है। ठीक है, एक बार और फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। जो वंशानुक्रम है वो क्या होता है? वंशानुक्रम जो माता पिता से और उनके नाना नानी से, दादा दादी से जो भी गुण संतान में ट्रांसफर होते हैं उनको हम कहेंगे वंशानुक्रम। और वंशानुक्रम के अलावा जितने भी अदर कारक है वो सारे के सारे जो मनुष्य को प्रभावित करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? वातावरण। ओके।
चलिए अब हम आगे करते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के प्रिंसिपल्स। उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, हम उसके सिद्धांत को पढ़ेंगे एक एक करके। और ये सिद्धांत 8 दिए गए हैं। इन सिद्धांतों में हमें 2 ही बात याद रखनी है, एक तो ये सिद्धांत किसने दिया था और ये सिद्धांत अपने आप में क्या कहता है। तो पहला सिद्धांत है बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। इसके जो प्रतिपादक हैं या फिर ये सिद्धांत किसने दिया था, वो सिद्धांत दिया था बीजमैन ने। किसने दिया था? बीजमैन ने। लॉ ऑफ लॉ कंटिन्यूटी जर्मप्लाज्म, ये सिद्धांत किसने दिया था? बीजमैन ने। तो ये सिद्धांत अपने आप में क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है गुणसूत्रों की संरचना करने वाले बीजकोश, गुणसूत्रों की संरचना करने वाले बीजकोश वो कभी भी नष्ट नहीं होते, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होते रहते हैं। यानी कि बीजकोश जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी पीढ़ी तक वो ट्रांसफर होते रहते हैं। बीजमैन का कहना है कि जो जर्म प्लाज्म वो कभी भी खत्म नहीं होते। जैसे कोरोना होता है, आप मान लीजिए कोरोना हो गया किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तो उसका जो वायरस है हर व्यक्ति में चला जाता है। वैसे ही जर्म प्लाज्म जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, वो हर पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रेवल करता रहता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। तो अगला सिद्धांत हम करेंगे जीव सांख्यिकी का नियम, यानी कि लॉ ऑफ बायोमेट्री। लॉ ऑफ बायोमेट्री, ये सिद्धांत गाल्टन ने, ठीक है। गाल्टन ने क्या बोला था इस सिद्धांत में कि ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुण ट्रांसफर तो होते हैं, मैंने मान लिया बीजमैन साहब, लेकिन ये एक निश्चित अनुपात में होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो गुण विशेषताएं संतान में ट्रांसफर होती हैं वो एक निश्चित अनुपात में होती हैं। वो एक निश्चित अनुपात क्या है, चलिए देखते हैं। 1/2 माता पिता से संतान में जाता है, और 1/4 दादा दादी नाना नानी से, और 1/8 परदादा परदादी से, और 1/16 जो कि आगे चलता रहेगा। माता पिता से, दादा दादी से, नाना नानी और परदादा परदादी, और आगे ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ये किसने दिया था? गाल्टन ने। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि संख्या संख्या जो होती है उसको हम काउंट करेंगे तो वो टन में होती है, टन से संख्या टन, ठीक है। तो जीव सांख्यिकी बीजकोश से बीजमैन, इसी से निकल गया बीजकोश बीजमैन, और जीव सांख्यिकी गाल्टन, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे हम समानता का नियम। ये समानता का नियम क्या कहता है? लाइक बिगेट्स लाइक, यानी कि जैसी प्रजाति है वैसी ही उनकी संतान भी सेम प्रजाति की होगी। जैसे मनुष्य की संतान मनुष्य होगी, छिपकली से छिपकली का जन्म होगा, और जो मेंढक है मेंढक से मेंढक, जलचर से जलचर का जन्म होगा, और थलचर से थलचर का जन्म होगा। तो जैसे ये भी कहता है समानता का नियम, जैसे प्रतिभाशाली माता पिता से प्रतिभाशाली संतान का जन्म होगा, और कमजोर जो माता पिता है उनसे कमजोर का जन्म होगा। जैसे राजा का बेटा राजा, कमजोर का बेटा कमजोर, मजदूर का बेटा मजदूर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील। तो समानता का नियम क्या कहता है? लाइक बिगेट्स लाइक, यानी कि समानता समान होगी। कि काले माता पिता हैं तो उनसे काली संतान होगी, गोरे माता पिता हैं उनसे गोरी, या फिर प्रजाति से लगा लो, जो प्रजाति है उनसे ही सेम प्रजाति का जन्म होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी कि माता पिता की जो संतान है उनसे उनके हूबहू पैदा नहीं होती। जैसे कि माता पिता की 2 संतानें कैसे एक दूसरे से भिन्न होती हैं। माता पिता से जितने बच्चे पैदा होते हैं उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि मैं मेरी बहन की जैसी नहीं हूँ, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, ठीक है। तो जो भी पेरेंट्स हैं, उसके मान लो 3 बच्चे हैं, तो एक तो बिल्कुल पढ़ाई में होशियार मिलेगा, और एक बिल्कुल लो मिलेगा, और एक मॉडरेट मिलेगा। तो ये भी
तो बात करता है ये विभिन्नता का नियम, आखिरकार ये विभिन्नता आती क्यों है, ये विभिन्नता क्यों आती है। जैसे कि मान लो कि 25 की उम्र में कोई पेरेंट्स है, उनके एक संतान पैदा हुई, ठीक है, और इसके 5 साल बाद 30 की उम्र में दूसरी संतान पैदा हुई। तो 25 की उम्र में जो दोनों माता पिता हैं, दोनों में 25 की उम्र में जो स्टेमिना है, मेंटल स्टेमिना है, फिजिकल स्टेमिना है, जो उनकी जो ग्रोथ है, जो सामाजिक विकास है, वो 30 साल के, वो 5 साल में 30 साल के होने के बाद सेम नहीं रहेगा। तो उनमें परिवर्तन आएगा। टाइम के साथ साथ उनकी रुचियां, गुण, उनमें विभिन्नता आएंगी। तो विभिन्नता आएंगी तो जाहिर सी बात है, जो 25 की उम्र में जो बच्चा पैदा हुआ था और जो 30 की उम्र में जो बच्चा पैदा हुआ, उनमें विभिन्नता आएंगी, क्योंकि दोनों के जीन, 25 की उम्र में उनके जीन में जो विशेषताएं थी वो परिवर्तन होगा, 5 साल में वो परिवर्तन होगी और 30 साल में अलग होंगी। तो दोनों में इसी वजह से विभिन्नता होती है। तो विभिन्नता का नियम क्या कहता है कि जो ट्रांसफर होने वाले जो क्रोमोसोम हैं, वो टाइम टू टाइम उनमें विभिन्नता देखने को मिलती है। इसी कारण से माता पिता की एक संतान दूसरी संतान से भिन्न होती है। तो चलिए अगला नियम करेंगे, प्रत्यागमन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसने कही थी ये बात? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, प्रत्यागमन की बात सबसे पहले किसने बताई थी? सोरेनसन ने बताई थी। ये बात आप याद रखना, पूछ लेगा पेपर में कि प्रत्यागमन का नियम किसने दिया है, तो सोरेनसन ने दिया है। प्रत्यागमन का नियम किसने दिया है? सोरेनसन ने दिया है। ठीक है, सोरेनसन क्या कहता है? ये समानता का जो नियम है उसका खंडन करता है। वो कहता है कि पहले अवधारणा बनाई गई थी जो कि जो गोरे लोग हैं वो, उनकी संतान भी गोरी होगी, या फिर गोरे लोग हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, और जो कमजोर होते हैं, जो सांवले रंग के होते हैं, उनको वो बेरोजगार समझते थे कि ये पढ़ाई में भी वीक है। तो उनका जो बेरोजगार लोग हैं उनकी संतान जो होगी वो बेरोजगार होगी, और जो गोरे लोग हैं उनकी संतान जो है वो एजुकेटेड होगी। तो इंटेंशन यानी कि प्रत्यागमन का नियम कहता है कि जरूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली माता पिता की संतान भी प्रतिभाशाली होगी, या फिर कि कमजोर जो पढ़े लिखे माता पिता नहीं है उनकी संतान बिल्कुल कि उनका मेंटल लेवल कम ही होगा, नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नॉर्मली देखा होगा कि प्रतिभाशाली जो माता पिता हैं उनकी संतान भी ऐसी पैदा हो जाती है बिल्कुल डल, और जो बेरोजगार है जिसके माता पिता शिक्षित नहीं है तो उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर आईएएस तक बन जाते हैं। तो विभिन्नता का प्रत्यागमन का नियम कहता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो काबिल होगा। तो काबिल संतान से मतलब है, उसको ये मतलब नहीं है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो सोरेनसन, ठीक है, प्रत्यागमन का नियम किस को बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। तो नेक्स्ट आता है अर्जित गुणों के अवितरण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ नॉन ट्रांसफर एक्वायर्ड ट्रेट, यानी कि जो माता पिता जो अपने एनवायरमेंट से जो गुण को ग्रहण करते हैं वो उनकी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होंगे। नॉन ट्रांसफर यानी कि अवितरण, वो उनकी पीढ़ी से आगे नहीं जाएंगे। इसके लिए किसने एक्सपेरिमेंट किया था? एक तो किया था वीजमैन ने, वीजमैन, एक और किया था वुडवर्थ ने। वीजमैन ने क्या किया? चूहे लिए, वीजमैन ने प्रयोग किया था चूहे पर। चूहे लिए, उनकी पूंछ को कट कर दिया, ठीक है, एक जनरेशन की पूंछ को कट किया, दूसरी जनरेशन की पूंछ को कट किया, तीसरी जनरेशन की पूंछ को कट किया। तो उसने देखा कि जो चूहे हैं वो एक भी जनरेशन में बिना कटे हुए चूहे पैदा नहीं हुए। तो वीजमैन साहब कहते हैं कि देख लो, जो अर्जित गुण ग्रहण किए थे पेरेंट्स ने वो उसकी जो संतान में उसमें ट्रांसफर नहीं हुए। ठीक है, तो वुडवर्थ क्या कहता है? वीजमैन ने प्रयोग किया था चूहे पर, उसकी पूंछ काट दी थी। वुडवर्थ ने प्रयोग किया था किसान पर, यानी कि इसने एक स्टेटमेंट बोली थी कि जैसे आप लगा लो किसान है, कोई किसान है तो उसके जो काम करके उसके हाथ पैर हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। तो ये तो नहीं है कि उसकी जो संतान होगी वो पहले से ही हष्ट पुष्ट होगी, या फिर पहले से ही उसके हाथ पैर इतने स्ट्रांग होंगे जैसे कि उसके किसान के थे। नहीं, वुडवर्थ ने कहा है ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसे गुण ट्रांसफर नहीं होते। तो अपने गांव में ही लगा लो,
जैसे कि जो छोटी-छोटी बच्चियाँ होती हैं उनके कान छिदवा देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपकी दादी के कान छिदे हुए हैं और आपकी मम्मी के और आपकी बहन के, ठीक है? तो आप देखेंगे ऐसा तो नहीं है कि आगे आपने देखा हो कि आगे जो बच्ची होगी आपके घर में तो उसके कान पहले से ही छिदे हुए पैदा होंगे, ऐसा तो नहीं है। तो अर्जित गुणों के अवितरण का नियम यही कहता है कि जो माता-पिता अपने एनवायरनमेंट से गुणों को ग्रहण करते हैं वो उसकी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होते। जैसे किसी माता-पिता ने इंग्लिश लैंग्वेज सीख ली, तो ये तो नहीं है कि उसकी संतान जो है आते ही वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देगी, नहीं। उसको भी एनवायरनमेंट में आके उसकी संतान को सीखनी पड़ेगी, तभी वो इंग्लिश बोल पाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट करते हैं अर्जित गुणों के वितरण का नियम। ये था अवितरण का नियम, गुण ट्रांसफर नहीं होंगे और ये है गुण ट्रांसफर होंगे। लॉ ऑफ ट्रांसफर एक्वायर्ड ट्रेट। तो इसके अंदर 3 जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने प्रयोग किए थे। कौन-कौन से थे वो? लेमार्क, मैकडूगल और हैरिसन। लेमार्क ने प्रयोग किया था, किस पे किया था? जिराफ पर। मैकडूगल ने प्रयोग किया था चूहे पर और हैरिसन ने प्रयोग किया था कीट पतंगों पर। कीट पतंगे यानी कि मक्खी। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे? लेमार्क, ले फॉर लेमार्क, ले फॉर लंबी गर्दन। लंबी गर्दन किसकी थी? जिराफ की। एम फॉर मै फॉर मैकडूगल, मै फॉर माउस, माउस यानी कि चूहे। एच फॉर हैरिसन, एच फॉर हाउस फ्लाई, मक्खी। तो इसने क्या क्या प्रयोग किए थे लेमार्क ने? लेमार्क ने बताया है कि जो अर्जित करते हैं गुण वो ट्रांसफर होते हैं। तो इसने कैसे बताया है कि इसने बताया कि एक जिराफ है, आप देखते होंगे जिराफ है, पहले उसकी गर्दन छोटी हुआ करती थी, उसका जो गर्दन है वो पेड़ की टहनी तक नहीं जाती थी। तो धीरे 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 उसकी जनरेशन में देखा गया जैसे जैसे वो गर्दन लंबी करके पेड़ को पकड़ता, पेड़ की टहनी को पकड़ता, तो उसकी गर्दन का शेप वैसे वैसे लंबा होता गया, ठीक है? तो लंबा होगा वैसे वैसे जिराफ की जो गर्दन है उसकी शेप में शेप आ गई और उसमें लंबाई होगी, ठीक है? गर्दन लंबी होगी। तो लेमार्क ने बताया है कि आप देख सकते हैं कैसे जिराफ की जनरेशन में पहले छोटी गर्दन वाले हुआ करते और बाद में फिर लंबी जनरेशन वाले होते हैं, सॉरी लंबी गर्दन वाली। तो लेमार्क ने बताया कि पहले जो जिराफ थे वो छोटी गर्दन वाले होते थे और बाद में फिर वो उनकी गर्दन लंबी होने लगी, ठीक है? तो मैकडूगल ने क्या किया था? चूहे के ऊपर प्रयोग किया था। उसने चूहे के लिए 2 नालियां बना दी, एक नाली में करंट लगा दिया और एक नाली के लास्ट में जाकर उसको क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा, ठीक है? तो फिर चूहे ने क्या किया? जो फर्स्ट जनरेशन का जो चूहा था उसने ट्रायल और एरर के द्वारा 135वीं बार में उस भोजन को प्राप्त किया। तो देखा गया उससे अगली जनरेशन ने उससे कम प्रयास किए, 120 प्रयास किए, उससे कम टाइम लगा और भोजन को प्राप्त किया। तो देखा गया कि 25वीं जनरेशन वाले जो चूहे थे उन्होंने उन्होंने 40 प्रयास किए और भोजन को प्राप्त किया। मैकडूगल ने बताया कि देखो चूहे पहली जनरेशन वाले चूहे के कंपेयर में और जो अदर अगली जनरेशन वाले चूहे हैं उनको भोजन प्राप्त करने में कम टाइम लगा और प्रयास भी उन्होंने कम किया। तो देखिए उसके अंदर गुण ट्रांसफर हुए ना, तभी वो उससे कम टाइम में और उससे जल्दी भोजन को प्राप्त कर पाया। हैरिसन ने प्रयोग किया था मक्खी यानी कि कीट पतंगों पर। हैरिसन ने क्या किया था? 2 ग्रुप ले लिए मक्खियों के, एक ग्रुप को छोड़ दिया कारखानों में और एक ग्रुप को छोड़ दिया उसने बाग बगीचों में। कारखानों में जो ग्रुप था मक्खियों का वो जो है तेल के ऊपर बैठकर या फिर इधर-उधर हटकर अपना भोजन को ढूँढता था और वो जो है बगीचे वाले हैं वो उसने बगीचे पे सुगंध लगा ले और फ्रूट वगैरह से वो अपना भोजन प्राप्त करता था। तो जो हैरिसन है उसने देखा कि जो कारखाने वाले जो मक्खी का ग्रुप है उनके बच्चे सुगले से पैदा हुए, ठीक है? काले-काले से सुगले से, और जो बगीचे वाले हैं वो सुंदर से कलरफुल ब्यूटीफुल पैदा हुए, ठीक है? तो हैरिसन कहता है कि देखो आपने एनवायरनमेंट का फ़र्क होता है। जो गुण हैं वो ट्रांसफ़र हुए, जो अच्छे जो ग्रुप थे वो जो बगीचे वाले मक्खी वो उनके अंदर अच्छे गुण गए और उसके अंदर सुगले से गुण गए, ठीक है? तो अर्जित गुणों के वितरण का नियम, इसने बोला कि जो माता-पिता से जो अर्जित करते हैं बच्चे गुण वो सॉरी उसने बोला कि माता-पिता जो अर्जित करते हैं गुण वो बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसने बोला तो आया अपना डार्विन। उसने बोला ठीक है भाई, ठीक है। आप अपनी जगह सही हो बीजमैन और वुडवर्थ और आप अपनी जगह सही हो लेमार्क, मैकडूगल और हैरिसन। आप दोनों अपनी जगह सही हो। फिर अब हमने सोचा कि भाई इसने तो दोनों तरफ की बात कर दी, सही कैसे है? तो इसने बताया कि माता-पिता से बच्चे में वही गुण सूत्र ट्रांसफर होंगे
वही गुण या फिर विशेषता या फिर गुणसूत्र ट्रांसफर होंगे जो जो बीजकोष को प्रभावित करते हैं या फिर जो बीजकोष पर सीधा असर डालते हैं, अदरवाइज वो गुण ट्रांसफर नहीं होंगे। डार्विन ने बताया कि जो अर्जित गुण है, माता पिता के अर्जित गुण, वही गुण अगली संतान में ट्रांसफर होंगे जो कि बीजकोष पर प्रभाव डालते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। तो बीजकोष पर किसने प्रभाव डाला? और जो बीजकोष पर प्रभाव डाला था लेमार्क ने, जिराफ, अगर जिराफ गर्दन लंबी नहीं करता तो उसको भोजन प्राप्त नहीं होता, तो ऐसे भोजन प्राप्त नहीं होता तो उनकी जनरेशन ही खत्म हो जाती, यानी कि जिराफ का अस्तित्व ही इस संसार में खत्म हो जाता। तो उसका प्रभाव किस पर पड़ा? बीज कोष पर पड़ा। तो बीज कोष पर प्रभाव पड़ा तो वो उसका गुण जिराफ का अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो गया। वैसे ही जो हाउस फ्लाई है उसका गुण भी अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो गया। अच्छी जो मक्खी थी उसमें अच्छे गुण आ गए, और जो गंदी सी ऐसे एनवायरमेंट में रहती कारखानों में, तो उसके अंदर उनके बच्चों में वही गुण चले गए। तो चूहे में भी जैसे करंट लगता था तो उसके माइंड को सिग्नल जाता था, कहीं ना कहीं उसको चूहे को के गुण को बीज को उस पर असर डाला। तो इसीलिए अगली जनरेशन वाले चूहे जो थे उन्होंने भोजन प्राप्त करने के लिए कम एफर्ट्स में और कम समय में अपनी मंजिल पर पहुंच गए। तो देखिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। बीजकोष की निरंतरता का नियम जो कि किसने दिया था? वीजमैन ने दिया था। इसका नाम से ही है बीजकोष, वीजमैन। इसने क्या कहा है? जो जर्म प्लाज्म है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होता रहता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। जीव सांख्यिकी का नियम, ठीक है, इसने बताया कि ठीक है वीजमैन साहब कि ट्रांसफर तो होते हैं गुण, लेकिन वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं। तो 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16। समानता का नियम, लाइक बिगेट्स लाइक, राजा का बेटा राजा बनेगा और भिखारी का बेटा भिखारी बनेगा, किसान का बेटा किसान बनेगा। ये बात कौन कहता है? लाइक बिगेट्स लाइक, यानी कि समानता का नियम। मनुष्य से मनुष्य जाति का जन्म होगा, लेकिन मनुष्य से व्यक्ति, छिपकली से छिपकली, बतख से बतख, मक्खी से मक्खी का जन्म होगा। ठीक है। विभिन्नता का नियम, कैसे एक माता पिता की संतान में कैसे माता पिता की दोनों संतानों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वो बताता है विभिन्नता का नियम। क्योंकि जो गुणसूत्र बनते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग उनके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। प्रत्यागमन का नियम, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो काबिल होगा। प्रत्यागमन का नियम कहता है कि जो प्रतिभाशाली माँ बाप हैं उनकी संतान जो है वो कम प्रतिभाशाली भी पैदा हो सकती है, और जो कम प्रतिभाशाली माता पिता हैं उनसे प्रतिभाशाली भी संतान पैदा हो सकती है। तो अर्जित गुणों के वितरण का नियम, इसके लिए वीजमैन, वुडवर्थ दोनों ने प्रयोग किए थे। वीजमैन ने प्रयोग किया था चूहे पर, वुडवर्थ ने प्रयोग किया था किसान की स्टेबिलिटी बताई थी। जैसे कि जो गुण है माता पिता जो वातावरण से गुण अर्जित करते हैं वो संतान में ट्रांसफर नहीं होते। जैसे हमने बताया था कि बच्चों के कांची द्वारा अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते, और जो गुण ट्रांसफर होते हैं वो बताया था लेमार्क ने, मैकडोगल ने और हैरिसन ने। इन दोनों का समाधान किसने किया था? विकासवाद ने बताया था वही गुण ट्रांसफर होंगे जो बीज कोष पर असर डालेंगे। ठीक है। तो चलिए हम करेंगे जॉन मेडल के वंशानुक्रम के सिद्धांत। जॉन मेडल का वंशानुक्रम का नियम। जॉन मेडल जो कि इसका सिद्धांत दुनिया के सामने पहले नहीं आया। इसकी मृत्यु के 30-35 साल के बाद जॉन मेडल के जो नियम है, सिद्धांत है, वो दुनिया के सामने आए कि जो कि इसने 3 सिद्धांत दिए थे वंशानुक्रम के: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डिपेंडेंस। लॉ ऑफ जो डोमिनेंस है वो क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है जैसे किसी माता पिता है, उस माता की हाइट लंबी है और पिता की हाइट थोड़ी सी कम है। ठीक है। तो जो लंबाई का गुण है वो जो छोटी हाइट है उस गुण को दबा देगा। ठीक है। तो गुण को दबा देगा, जो फिर प्रभावी रहेगा वही गुण बच्चे में ट्रांसफर होगा। चलिए देखते हैं। जैसे माता है और पिता है, माता की हाइट ज्यादा है, पिता की हाइट कम है। ठीक है। तो जो ज्यादा वाला गुण है वो है व्यक्त गुण, और ये है सुप्त गुण। यानी कि जो व्यक्त गुण है वो जो हाइट कम है उस गुण को दबा देगा। ठीक है। दबा देगा, और जो अपने आप को यो व्यक्त कर लेगा ये गुण, ज्यादा हाइट का गुण। तो संतान की जो हाइट है वो लंबी होगी, लंबी हाइट। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, माता की हाइट किसी की लगा लो कम या ज्यादा, कोई भी लगा, अगली जनरेशन में वही गुण ट्रांसफर होगा जो दूसरे गुण से
अधिक शक्तिशाली होगा, मजबूत होगा, वही गुण ट्रांसफर होगा और वो अपने को व्यक्त करने के लिए दूसरे गुण को दबा देगा। इसीलिए जो बच्चे में जो गुण ट्रांसफर होगा वो शक्तिशाली और मजबूत गुण होगा। ठीक है, इसीलिए बच्चे की हाइट ज्यादा होने की चांसेस हैं, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ने क्या किया था, मटर के पौधे लिए, एक छोटी हाइट का लिया और एक लंबी हाइट का लिया। एक जो खेत में एक पंक्ति में छोटी हाइट के पौधे लगा दिए और एक पंक्ति में लंबी हाइट के पौधे लगा दिए। तो इन दोनों का जो फर्टिलाइजेशन करवाया गया तो पाया गया कि जो पौधा है उसकी हाइट लंबी है। ठीक है, तो इसका जो बोना जो गुण है, उस गुण को, जो हाइट वाला ज्यादा गुण है, मजबूत गुण है, उसने इस बोने गुण को दबा दिया तो जो वही हाईलाइट होगा या फिर बच्चे में वही गुण आएगा जो डोमिनेंट होगा। ठीक है, आगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ऐसे ही इसी कैटेगरी के दो पौधे लिए मेंडल ने, दो पौधे लिए, इनका फर्टिलाइजेशन करवाया तो क्या पाया, तीन तो लंबी हाइट के पौधे और एक बोनी हाइट का पौधा पैदा हुआ। अब देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि जो गुण दिखे वही आएगा, आए तो दोनों के, बोना गुण भी आएगा और लंबा गुण भी आएगा संतान में, लेकिन वो एक टाइम के बाद अगर इन दोनों का वो फर्टिलाइजेशन करवाया गया तो देखा गया कि ये लंबी हाइट के तीन पौधे आए सामने और एक आया छोटी हाइट का पौधा। तो ये छोटी हाइट का तो इसमें था ही नहीं, तो वो कहां से आ गया, क्योंकि मेंडल ने बताया जो गुण है वो दोनों ट्रांसफर होंगे, सुप्त गुण भी और व्यक्त गुण भी। तो एक टाइम था इसने प्रभावित, जो लंबाई वाला गुण इसमें ज्यादा प्रभावित किया तो उसका ज्यादा प्रभाव था, इसमें लंबा पौधा बन गया। ठीक है, लंबा पौधा बन गया तो फिर इन दोनों का फर्टिलाइजेशन करवाया तो इसमें क्या है, लंबाई का गुण ज्यादा डोमिनेंट था तो लंबाई का आ गया, इसमें भी लंबाई का, इसमें तो इसमें जो कम हाइट है उसका गुण ज्यादा प्रभावी था, इसलिए कम हाइट का एक पौधा आ गया। ठीक है, तो पृथक्करण का नियम कहता है कि सुप्त गुण और व्यक्त गुण दोनों ही संतान के अंदर ट्रांसफर होते हैं, लेकिन उससे अगली जनरेशन में वो अनुकूल वातावरण मिलने के बाद जो कम या फिर जो कम हाइट का गुण है वो देखने को मिल जाता है, जो सुप्त गुण है वो भी आगे जाकर देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप लगा लो किसी के दादा को अस्थमा है तो उसके पापा को नहीं है, तो उसके पोते में है अस्थमा, तो है तो गुण तो उसके पापा में भी आया लेकिन वो डोमिनेंट नहीं था, तो वो अनुकूल परिस्थिति मिलने के बाद वो उसके पोते में दिखाई दे गया। ठीक है, तो ऐसे पृथक्करण का नियम कहता है कि गुण तो दोनों आते हैं लेकिन प्रभावित वही होगा जो कि स्ट्रॉन्ग होगा और मजबूत होगा। तो स्वतंत्र अपवहन का नियम ये कहता है कि जो गुण है वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, जैसे कि पौधे का कलर और हाइट एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। जैसे कि किसी पेरेंट्स की आईज लगा लो ब्राउन है तो उसकी संतान की आईज ब्राउन होगी। ठीक है, उसकी माँ से आईज का कलर आ गया, उसके पापा से फेस का कलर, उसकी बॉडी का कलर या फिर उसकी शक्ल सूरत, नाक लगा लो उसके पापा के जैसी चली गई। हम नहीं बोलते कि इसके नाक तो इसके पापा की जैसी है और इसके हाथ बिल्कुल इसकी माँ के जैसे हैं, तो ये गुण आपस में प्रभावित नहीं करते। स्वतंत्र अपवहन का नियम यही कहता है कि जो गुण है वो ट्रांसफर होंगे, वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। तो मेंडल ने नियम दिए थे तीन, प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपवहन का नियम। ये कहता है कि दोनों गुणों में से जो भी प्रभावी, जो भी स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली होगा वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर होगा। पृथक्करण का नियम, ट्रांसफर दोनों गुण होंगे, शक्तिशाली भी कमजोर भी, लेकिन कुछ टाइम के बाद उससे अगली जनरेशन में या फिर उससे अगली जनरेशन में जो सुप्त गुण है उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा तो वो भी
दिखाई देगा। और स्वतंत्र अपव्यय का नियम, स्वतंत्र ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते गुण, माता पिता के उनका एक दूसरे पर असर नहीं होता। ठीक है, तो आज हमने किया है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट और उनके सिद्धांत और जॉन मेडल के सिद्धांत। ओके।